नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में दिखाई सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी। टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी किया उद्घाटन। कहा, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ भारत की बड़ी छलांग। अट्ठाईस अगस्त की शाम को जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापान के पीएम के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। चीन के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर एससीओ शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती है ये उपलब्धि। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने में जुटा चुनाव आयोग। एसआईआर पर देश भर की जनता से पूछे 5 सवाल। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के कार्य में नागरिकों के सहयोग का आह्वान। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश ने मचाई तबाही। राजस्थान, पंजाब और बिहार में भी भारी बारिश का कहर। ज्यादातर नदियां उफान पर, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ये ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव की उत्सव भावना के बीच मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आज से भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों में निर्यात किए जाएंगे। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का लोगो भी लॉन्च किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का विचार 3 बिंदुओं पर आधारित है, जिनमें सीमांत गांव से पलायन रोकना, सीमांत गांव के हर नागरिक को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित करना और वीवीपी में चिन्हित गांव को सीमा और देश की सुरक्षा के लिए एक उपकरण बनाना शामिल है।
अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के लिए चिन्हित किए गए देश के पहले गांव कुछ साल बाद हमारे देश और उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होंगे। हिंद महासागर में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित बेस में आज 2 अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। उदयगिरी और हिमगिरी भारतीय नौसेना के नवीनतम अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A से आते हैं और इनका जलावतरण एक ऐसा पहला अवसर है जब 2 अलग अलग शिपयार्ड में निर्मित 2 अग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ जलावतरण समारोह में शामिल किया गया। 2 अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाने से समुद्र में भारत की ताकत को और मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इस मौके पर इंडियन नेवी का आभार जताया और सभी देशवासियों को बधाई दी। और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग के इस हिस्टोरिक मोमेंट पर आप सबके बीच उपस्थित होना मुझे बेहद अच्छा लगा है। मैं राष्ट्र की तरफ से इंडियन नेवी के मेन एंड वीमेन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो पूरे डेडिकेशन के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इंडियन नेवी के ऑफिसर्स तथा सोल्जर्स को, बजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं। राजनाथ सिंह ने इन दोनों वॉरशिप के स्वदेश में निर्मित होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे देश की सुरक्षा को मजबूती मिली है, क्योंकि हिमगिरी और उदयगिरी दोनों ही अत्याधुनिक वॉरशिप हैं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की बात करूं तो इन वॉरशिप्स के नाम भी अपने आप में इंस्पिरेशन हैं। उदयगिरी जो सूर्योदय का प्रतीक है, हमें यह याद दिलाता है कि हर नई सुबह नई ऊर्जा, नई चुनौतियों और नए अवसर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ हिमगिरी नाम, जो हिमालय की अडिग और अचल शक्ति का प्रतीक है, यह बताता है कि समुद्र की लहरों पर भी भारतीय नौसेना हिमालय की तरह ही अडिग है। यह दोनों अत्याधुनिक वॉरशिप्स हैं जिन्हें पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया गया है। इन वॉरशिप्स के हथियार और सेंसर पैकेज इन्हें सागर का अजेय प्रहरी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि इन वॉरशिप्स में कई एडवांस कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। ये दोनों वॉरशिप लंबी दूरी तक मार करने वाली और सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, कम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे अत्याधुनिक और बेहद जरूरी सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने इस अवसर पर जानकारी दी कि हिमगिरी और उदयगिरी भारत के अपने युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए 100वें और 101वें युद्धपोत हैं, जिनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ओपनिंग नॉकआउट पंच देने में और भी सक्षम बनाते हैं। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्द भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था, सुरक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि आपके पास अपने यूनिक और कस्टमाइज सिस्टम्स होने चाहिए। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हों। इस संदर्भ में हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि हिमगिरी और उदयगिरी भारतीय नौसेना के अपने वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए 100वें और 101वें शिप्स हैं और इनमें 75% से अधिक इंडिजिनियस कंटेंट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में 2 देशों का दौरा करेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री पहले जापान और फिर चीन का दौरा करेंगे। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री 28 अगस्त को जापान की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। 29 और 30 अगस्त को वो जापान के प्रधानमंत्री हिरोशिमा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक करेंगे। ये पीएम मोदी की प्रधानमंत्री हिरोशिमा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship has foreign relations. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन का दौरा करेंगे। साथ ही एससीओ से इतर प्रधानमंत्री कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। गौरतलब है कि एससीओ में भारत के अलावा बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य हैं। भारत 2017 से सदस्य है और इससे पहले 2005 से पर्यवेक्षक था। Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025 at the invitation of His Excellency President Xi Jinping of China. The SCO was established with the primary goal of countering 3 evils of terrorism, separatism and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. The SCO comprises 10 members. In addition to India, they include Belarus, China, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. There are a number of dialogue partners and observers also. India has been a member of the SCO since 2017. And earlier it was an observer since 2005. During the period of its membership, India has held the chair of the SCO Council of Heads of Government in 2020 and of the SCO Council of Heads of State during 2022-2023. प्रधानमंत्री मोदी की आगामी जापान यात्रा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। जापान और भारत की दोस्ती लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन उनकी इस यात्रा से संबंध और मजबूत होंगे और देश को लाभ पहुंचाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्दी जापान आ रहे हैं और उनके आने से जो मित्रता है जापान और भारत की तो वर्षों पुरानी है, लेकिन उनके आने से फिर उसमें प्रगाढ़ता आएगी और कई महीने में फायदा होगा देश को। यहाँ से निवेश को बढ़ावा मिलेगा उनके आने से हमारे देश में और कई तरह के स्किल डेवलपमेंट का काम होगा हम लोग। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का उद्घाटन किया। रोजगार महाकुंभ मेले में देश की कई नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में उद्योगों को जितना प्रोत्साहन पिछले 70 वर्षों में नहीं मिला, उससे अधिक हमारी सरकार ने मात्र 8 वर्षों में प्रदान किया है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में निवेश का वातावरण मजबूत हुआ, औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी और स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है, जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। वहीं मेले में पहुंचे युवाओं ने भी सरकार के इस कदम को अपने लिए एक बड़ा अवसर बताया। ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज करा गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा और हम लोग को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे 100 से ज्यादा कंपनियां आई हुई हैं और उनके इंटरव्यू प्रोसेस चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन या फिर स्किल के अकॉर्डिंग। कैसे कैसे जो हैं सब अपना इंटरव्यू देके उसमें बैठ सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब पा सकते हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि प्रदेश भर के बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म मिला है। मतलब जो भी बच्चे जहाँ भी हैं, जो बड़े परेशान हैं कि रोज़गार के लिए कुछ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उन्हें तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ा है। वो एक साथ आके यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कई जगह आजमा सकते हैं। तो उनको बहुत एक ही छत के नीचे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। टोटल 100 से ऊपर कंपनीज यहाँ पर आई हुई हैं जो 10,000 से ऊपर जॉब ऑफर्स कैंडिडेट्स को देंगी। हर प्रकार के जॉब ऑफर्स यहाँ पर उपलब्ध है, हर एजुकेशनल स्किल लेवल के लिए। और इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स पर भी हमारा फोकस है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि करीब 2,000 से ऊपर जो जॉब ऑफर्स है वो इंटरनेशनल कंपनीज में किया जाए। बिहार में उद्योगों को नई गति देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाले प्रोत्साहन पैकेज और नए औद्योगिक पार्क शामिल हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक निवेश करने वाले उद्योगों को मुफ्त औद्योगिक जमीन, टैक्स में छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। 100 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को 10 एकड़, 1,000 करोड़ निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ मुफ्त जमीन दी जाएगी। वहीं 3 प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें बैंक लोन पर ब्याज सहायता और 100% स्टेट जीएसटी में छूट, 14 वर्षों तक कुल एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, अनुमोदित प्रोजेक्ट का 300% तक और 20 से 30% तक पूंजीगत सब्सिडी या कैपिटल सब्सिडी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त निर्यात कंपनियों, टेक्सटाइल इकाइयों और पर्यावरण संबंधी निवेश करने वाली कंपनियों को विशेष लाभ और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में 32 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए कुल 14,600 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। प्रमुख पार्कों में पूर्णिया, दरभंगा, शिवहर, रोहतास, शेखपुरा और भोजपुर शामिल है, जहां रेल और सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं पटना के फतवा अंचल में गुजरात के गिफ्ट सिटी मॉडल पर फिनटेक सिटी का निर्माण होगा। 242 एकड़ में 408 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सिटी में नवाचार आधारित उद्योग, उन्नत तकनीक और निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिए एक आधुनिक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया, उनके तेजस्वी यादव माला पहनाकर उन्हें स्वागत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बिहार की जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। बिहार के डीएनए पे जिसने सवाल खड़ा किया हो,
अपशब्दों का प्रयोग किया हो और बिहारियों के डीएनए पे ही सवाल उठाया हो, तो आज वैसे नेताओं को बुलाकर तेजस्वी जी माला पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाने वाले नेताओं को बुलाकर बिहार में सत्कार करने वाले तेजस्वी जी, राहुल जी, बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। आने वाले 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में आपका सुपड़ा साफ कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार के लिए तेजस्वी यादव ने एक शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है। आज अपनी यात्रा में उन्होंने ऐसे 2 नेताओं को शामिल किया जिन्होंने बिहार और बिहार के लोगों का सार्वजनिक अपमान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को ही खराब बताया था। तेजस्वी ने उन्हें आमंत्रित करके अपनी यात्रा में बुलाया है। प्रियंका वाड्रा भी इस यात्रा में मौजूद रहीं। इन्होंने बिहार के लोगों के लिए अपने ही एक नेता द्वारा मंच से की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी पर तालियां बजाकर मजाक उड़ाया था। बिहार का अपमान करने वाले ये दोनों नेता आज तेजस्वी द्वारा विशेष आमंत्रण से बुलाए गए हैं। आखिर बिहार का अपमान करने वालों से तेजस्वी के इस लगाव की वजह क्या है? जवाब तो तेजस्वी पूछ रहा है बिहार। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अलीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के खेल का पर्दाफाश किया है। टप्पल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, स्थानीय किसानों और निवेशकों से करोड़ों की ठगी का आरोप है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जीवाड़े से 60 करोड़ 89,49,195 की संपत्ति अर्जित की थी। अब पुलिस ने इस अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। टप्पल क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और जो भूमाफिया सक्रिय हैं और जो संगठित अपराध वहां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज टप्पल पुलिस द्वारा 3 गैंगस्टर अभियुक्त, जो कि 292/25 थाना टप्पल पर जो मुकदमा पंजीकृत है उसमें वांछित है। इन तीनों का नाम अजीत कुमार रमन, प्रवीण कुमार और श्रवण कुमार है। ये तीनों ही लोग, इन तीनों पे टोटल मिला के 25 मुकदमे हैं और ये वहां पे धोखाधड़ी करके अवैध प्लॉटिंग जैसी कई गतिविधियां करते थे। और हाल ही में इनकी अलीगढ़ पुलिस ने 61 करोड़ की संपत्ति धारा 14(1) के तहत जब्त की थी। इन तीनों को ही कुंडा कस्बा प्रतापगढ़ जनपद से गिरफ्तार कर थाना टप्पल द्वारा आज जेल भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद भी फैसले सुनाने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इसे बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक करार दिया। शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें 2021 में दलीलें पूरी हो गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन 1 साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्थिति बार बार देखने को मिल रही है, जहां महीनों और कई बार वर्षों तक फैसले लंबित रहते हैं। अदालत ने अपने पूर्व फैसले अनिल राय बनाम बिहार राज्य का हवाला देते हुए दोहराया कि समय पर फैसला सुनाना न्याय वितरण प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है। अदालत ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार हर माह उन मामलों की रिपोर्ट तैयार करे जिनमें फैसले सुरक्षित रखे गए हैं लेकिन सुनाए नहीं गए हैं। ये रिपोर्ट संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 3 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता है तो मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा, जो 2 हफ्तों के भीतर आदेश देने का निर्देश देंगे। यदि पीठ फिर भी फैसला नहीं सुनाती है तो मामला दूसरी पीठ को सौंप दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट के बाद मनाली में बीती रात को भारी बारिश हुई और अब भी जारी है। ऐसे में व्यास नदी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बहने लगी थी। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से मनाली के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार कम हैं।
उधर 8 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई जगहों पर भारी बारिश और भूस्खलन में कई वाहन पानी में बह गए। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण ब्यास नदी के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर बढ़ने के कारण मंडी में बड़े पंडोह डैम में डिसिल्टिंग कार्य को रोक दिया गया है, जिससे अब सीधा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी हुआ है। उन्हें सचेत रहने के लिए कहा गया है। और बात करेंगे बदलते बिहार की। पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। बिहार के मनीष झा, मुकुल कुमार और नजरुल आलम को अब घर के पास ही काम मिला है। घर के पास ही काम मिलने से लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रिवर्स माइग्रेशन, जिसे रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है, यह उस धारणा को संदर्भित करता है जिसमें प्रवासी एक निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट जाता है। बिहार में तेज गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस सब को खासा प्रचलित कर दिया है। आइए हम फिर दिखाते हैं आपको एक नई कहानी, जिसमें रिवर्स माइग्रेट किस तरीके से यहाँ आकर के अपने ही राज्य में काम करके खुश है। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा जहां से दूसरे राज्यों की ओर पलायन होता था। बिहार में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग कौशल वाले हजारों कामगार अपने घर की ओर लौट रहे हैं, जहां इन्हें पहले से ज्यादा सहूलियत और वेतन दोनों मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की हाई स्पीड कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट एंड फिनांस मैनेजर मनीष झा बताते हैं। मैं इससे पहले जमशेदपुर में हिंदुस्तान मीडिया में काम कर रहा था। अभी यहाँ पे बिहार में ये जब से इंडस्ट्री आई है, हम लोग को अच्छा मौका मिला है, जो घर के पास आकर के यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं और अच्छा ढंग से काम भी कर रहे हैं और सब सुविधा भी मिल रही है। परिवार में साल में एक बार जाना होता था, थोड़ा टाइम लगते थे, छुट्टी का दिक्कत ये हो सब। यहाँ पे पास में घर है तो फैमिली के साथ रह रहे हैं। दक्षिण में बेंगलुरु और फिर उत्तर में देहरादून में काम करके बिहार वापस लौटे मुकुल कुमार की माने तो यहाँ जब देखे कि यहाँ कंपनी चालू हो गया है तो अपना इस जगह पर आकर काम कर रहे हैं। साफ सुथरा नजर पड़ रहा था। वहाँ पैसे के कारण से पैसा बचता नहीं था, इसी कारण यहाँ के अब काम कर रहे हैं। बिहार में काम कर रहे हैं। यहाँ अच्छा लग रहा तो इसी कारण से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ फैमिली है। नजरुल आलम मानते हैं कि बिहार में अब सब अच्छा हो रहा है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी और भी कंपनियां खुलें जैसी कंपनी में उन्हें काम मिल गया है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं जो श्री नीतीश कुमार जी से, और ऐसा एक आध कंपनी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम से काम कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरह कभी दूसरे राज्यों में कष्ट झेलकर रोजी रोटी कमाने वाले हमारे बिहारी भाई अपने घर में ही रोजगार मिलने पर कितने संतुष्ट हैं। रिवर्स माइग्रेट कामगारों की नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।